गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एसएससी एमटीएस क्लासेज में आप सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। तो आज की जो सेशन लिए हैं वह सेशन है जनरल अवेयरनेस से प्रश्न। आप सभी साथियों को आज की क्लास में हम कराने वाले हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग इस वीडियो को बहुत सारे मित्रों दोस्तों के पास शेयर करिएगा, उनको भी जो है एसएससी एमटीएस से रिलेटेड प्रैक्टिस प्रश्नों को मिले और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको भी मिले। ठीक है, तो अगर आप लोग इंग्लिश की क्लास नहीं देखे हैं, सुबह में इंग्लिश की क्लास हुई है, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। एसएससी एमटीएस की एक प्ले लिस्ट है, आप लोग वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे तरीका से उसमें सारी चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, तो हम लोग अभी जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को करेंगे और हम लोग का जो टारगेट है, मेरा जो टारगेट है वह 25/25 है कि 25 नंबर किसी भी कीमत पर हम लोग को लाना है। ठीक है, तो हम डेली आप सभी साथियों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, मेहनत करके पढ़ाई कीजिए और जो भी वीडियो हम ला रहे हैं आप सभी साथियों के लिए, आप लोग डेली उस वीडियो को पूरा देखिए और शेयर भी जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। ठीक है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न लेते हैं और चित्रात्मक तरीके से आप सभी साथियों को आज की क्लास में समझाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि पौधे का संख्यात्मक वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सा ये प्रश्न है कि जो पौधे का संख्यात्मक वर्गीकरण है ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बी ऑप्शन सही होगा। दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर जो पौधे की जो संख्यात्मक वर्गीकरण या इकाई कह सकते हैं वह जो है किस पर आधारित है, दिखने योग्य सभी विशेषताओं पर आधारित है। क्लियर है, समझ गए। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ अच्छे तरीका से जान लेते हैं। यहाँ पे जो अभी आप लोग को बताएं वे चीज़ यहाँ पे जानकारी पुष्टि करी गई है। संख्यात्मक वर्गीकी एक जैव व्यवस्थित वर्गीकरण तंत्र है, इसे ध्यान में रखना होगा। जो संख्यात्मक वर्गीकी है यह जो है एक प्रकार की जैव व्यवस्थित वर्गीकरण तंत्र है जो उनके गुणों के आधार पर संख्यात्मक इकाइयों की संख्यात्मक समूह से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो रॉबर्ट आर सोकल हैं और पीटर एच.ए. अस्नेथ, इन्होंने पहली बार 1963 में इस विचार का प्रस्ताव रखा था। किस वैज्ञानिक ने जो पौधे की संख्यात्मक वर्गीकरण है इस पर अपना विचार प्रकट किए थे, तो उनका नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, रॉबर्ट आर सोकाल और पीटर एच.ए. अस्नेथ। इन्होंने कब अपना विचार प्रस्ताव किया था, तो 1963 ईस्वी में। क्लियर है, समझ गए। देखिए अगला जो सेकेंड प्रश्न है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा प्रश्न है। जो यहाँ पे सेकेंड प्रश्न है कि घटम ये क्या है। घटम एक डैश है, घटम एक डैश है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, जो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट है इसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि घटम जो है ये बड़े आकार का संकीर्ण मोह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। मतलब बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह वाला एक मिट्टी का बर्तन है घटम, इसका नाम है घटम, जिसका उपयोग जो है तबले के रूप में किया जाता है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं घटम, ये घड़ा के टाइप का होता है मिट्टी के बर्तन जो कुम्हार बनाता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब थोड़ा सा घटम के बारे में आप लोग को समझाते हैं। घटम जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाए जाने वाला एक यंत्र मुख्य रूप से है जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रयुक्त होता है। जो घटम जो है ये सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में पाया जाता है और ये भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस घटम का उपयोग होता है। क्लियर, समझ गए। इसका उपयोग जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह में मृदगम और खंजीरे के साथ किया जाता है। इसका जो घटम का उपयोग है, इसका उपयोग मृदगम और खंजीरे के साथ होता है। जहाँ पे दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह होता है वहाँ पे घटम का उपयोग मृदगम और खंजीरे के साथ होता है। क्लियर है, समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तीसरे नंबर। जो यहाँ पे थर्ड प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। थर्ड प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दी सीक्रेट ऑफ दी वेद। बहुत अच्छा सा ये पुस्तक है, इसके लेखक का क्या नाम है। दी सीक्रेट ऑफ दी वेद
इस पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो आप लोग यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यही जो है पुस्तक है और इस पुस्तक के लेखक का नाम श्री अरबिंदो हो जाएगा। इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? श्री अरबिंदो हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम कुछ पुस्तक के नाम और उसके राइटर का नाम बताते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे जो श्री अरबिंदो घोष है, इनकी पुस्तक आप लोग को बताएं द सीक्रेट ऑफ द वेद, द सीक्रेट ऑफ द वेद। स्वामी विवेकानंद का याद कीजिएगा, राजयोग और कर्मयोग, ये जो है इनकी पुस्तक है, राजयोग और कर्मयोग। इसके बाद बात करेंगे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि द एशियंट विजडम, ये प्रश्न आता है, और इंडिया ए नेशन, इंडिया ए नेशन ये किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक जो हो जाएगा ये एनी बेसेंट की पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ, ये जे कृष्ण मूर्ति की पुस्तक है। द बुक ऑफ लाइफ ये किसकी पुस्तक है? जे कृष्ण मूर्ति की ये पुस्तक है। समझ में आ गया? तो ये जो पुस्तक और इसके लेखक का नाम बताए हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और आप लोग इस वीडियो को साथियों जितना हो सकेगा शेयर कीजिए और आप लोग लाइक जरूर कीजिए, इससे हम लोग को मोटिवेट मिलता है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप लोग भी कुछ ना कुछ अपना योगदान, अपना सहमति दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। यहाँ पे देखिए जो 4 प्रश्न है, यहाँ पे जो 4 प्रश्न है कि हाइड्रोफाइटस में पाए जाने वाले एक विशेषकृत, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया गया है, निमेटोफोर्स कहलाते हैं। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। हाइड्रोफाइटस की बात किया है कि इसमें जो पाए जाने वाला विशेषकृत जो निमेटोफोरस होते हैं उस वह क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पे हम चित्र में दिए हैं, यही हाइड्रोफाइटस के एक पौधे हैं यहाँ पे, और ये जो ऑप्शन यहाँ पे ए होगा ये सही होगा, रूट, मूल, जो जोड़ होते हैं मूल निमेटोफोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मूल निमेटोफोर्स कहलाते हैं, जो हाइड्रोफाइटस के पौधे होते हैं। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। जो निमेटोफोर्स है ये हवा में जल भी कहा, मतलब जिसे हवा में जल भी कहा जाता है, ये विशेष जड़ें जो है इसकी मूल होती है, जो हवा तक पहुँचने के लिए पानी या मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ती है। हवा तक पहुंचने के लिए ये जो पौधा आप लोग चित्र में देख सकते हैं, ये पानी से मिट्टी की ओर ऊपर क्या होती है, मतलब पानी या मिट्टी से ऊपर की ओर बढ़ती है, और वहाँ से दलदल या ज्वारीय स्थानों में उगने वाले पेड़ों की जल के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करती है। कौन सा पौधा? तो जो ये आप लोग देख रहे हैं, ये पौधा जो है जो यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोफाइटस का पौधा, ये करता है। समझ में आ गया? और ये जो है मैंग्रोव, साइप्रस आदि इसके उदाहरण है। जो हाइड्रोफाइटस के उदाहरण की बात करेंगे तो मैंग्रोव और साइप्रस इसके उदाहरण है। क्योंकि जो मैंग्रोव वन है ये भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के जो तलहटी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मैंग्रोव वन जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो 5 है, यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। बिहार दिवस भी 22 मार्च को मनाया जाता है, और विश्व जल दिवस भी जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। अब हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। पहला जो विश्व जल दिवस है ये 1993 से मनाया जा रहा है। पहला विश्व जल दिवस जो है 1993 से मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह सुरक्षित पानी तक पहुंच के बिना रहने वाले 2.2 बिलियन लोगों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, ये जो है विश्व जल दिवस की मतलब उद्देश्य है। समझ में आ गया? अगर बात करेंगे 2021 की जो थीम है ये क्या है? तो ये थीम है पानी का महत्व। याद रखना होगा, प्रश्न आ सकता है कि जो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है तो 2021 में इसकी थीम क्या है? तो पानी का महत्व। समझ में आ गया?
22 की बात करेंगे, 2022 की थीम क्या है, तो भूजल अदृश्य को दृश्यमान, भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाना था। ये जो है 2022 की थीम है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2024 का तो बता दीजिए। तो देखिए 2024 का जो विषय होगा वह है शांति के लिए जल का उपयोग करना, ये थीम है। ये 2024 का याद रखिएगा और 2022 और 21 का याद रखिएगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 2024 की जो विषय है, थीम है, वह शांति के लिए जल का उपयोग करना है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 6 प्रश्न है। यहाँ पे जो 6 प्रश्न है कि अर्थवेद कितने खंडों का संग्रह है। अर्थवेद जो है कितने खंडों का संग्रह है, तो ये अर्थवेद जो है 20 खंडों का संग्रह है। ध्यान में रखना होगा कितने खंडों का संग्रह है। माफ कीजिए दोस्तों, अथर्ववेद है, अर्थवेद नहीं है, अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है ये कितने खंडों का संग्रह है, तो ये 20 खंडों का संग्रह है। समझ में आ गया, इसे ध्यान में रखना होगा। आगे इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। जो अथर्ववेद है ये चौथा वेद है। अथर्ववेद जो है चौथा वेद है, वेदों का चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसका अर्थ होता है अथर्वों का ज्ञान भंडार, जो दैनिक जिंदगी की प्रक्रिया। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है अथर्ववेद का, इसका अर्थ जो है अथर्वों का ज्ञान भंडार, दैनिक जिंदगी की प्रक्रिया। ठीक है, समझ गए। इसमें जो है 6000 मंत्र के साथ 730 भजनों का संग्रह है। ध्यान में रखना होगा, इंपॉर्टेंट है। 6000 मंत्रों के साथ 730 भजनों का संग्रह है, जो 20 पुस्तकों में विभाजित है। अथर्ववेद जो है कितने पुस्तकों में विभाजित है, तो 20 पुस्तकों में विभाजित है। समझ गए। अन्य वेद जो है यजुर्वेद हो जाएंगे, ऋग्वेद हैं और सामवेद हैं। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया तो लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 7 प्रश्न है कि आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है। आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है, तो AS हो जाएगा। AS जो है यह आर्सेनिक का जो है रासायनिक प्रतीक है। तो आइए हम लोग आर्सेनिक के बारे में समझ लेते हैं। आर्सेनिक है ये का, आर्सेनिक जो है, आर्सेनिक ये आवर्त सारणी के 5वें समूह का एक रासायनिक तत्व है आर्सेनिक। ठीक है, इसकी जो स्थिति है फास्फोरस के नीचे और एंटीमनी के ऊपर है। आर्सेनिक की जो स्थिति है ये फास्फोरस के नीचे और एंटीमनी के ऊपर है। ठीक है, आर्सेनिक में जो अधातु के जो गुण है ये अधिक और धातु के गुण कम विद्यमान होते हैं। आर्सेनिक में अधातु के गुण सबसे ज़्यादा विद्यमान होते हैं, उपस्थित होते हैं, लेकिन धातु के गुण कम उपस्थित होते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। इसका संकेत AS है, परमाणु क्रमांक 33 है और परमाणु भार 74.96 हो जाएगा। तो ये आर्सेनिक के बारे में था। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, हम लोग 8 पे चलते हैं। 8 जो प्रश्न है यहाँ पे कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न, यहाँ पे जो 9 प्रश्न है, ये यहाँ पे जो 9 प्रश्न है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है। तो यहाँ पे देखेंगे जो जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे A ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को डिटेल से समझाते हैं। भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह जन गण मन है। ये मूल रूप से रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली में रचित 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी संस्करण को अपनाया गया। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये जनगण मन के तो गाए तो थे, लेकिन बंगाली में गए थे। ठीक है, और ये जो है 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में ये संविधान सभा द्वारा हिंदी संस्करण को रूप में इसको अपनाया गया। ठीक है, बंगाली में रविंद्रनाथ टैगोर गए थे और हिंदी संस्करण के रूप में इसको अपनाया गया।
इसे पहली बार जो है 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और राष्ट्रगान को गाने में कितने समय लगा था? तो राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगा था। कितने लगा था? 52 सेकेंड का। नेक्स्ट देखिए जो प्रश्न है 10 नंबर कि ओक के पेड़ के दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? ओक के जो पेड़ है इसके दृढ़ फल को क्या कहा जाता है? तो इसे दृढ़ फल को बलूत का पेड़ कहा जाता है। बलूत का जो फल है इससे कहा जाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है फिगर में देख सकते हैं, ये ओक का पेड़ है। ओक का पेड़ का मतलब जैतून का पेड़ कहा जाता है, इसे बलूत का फल कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे समझ लीजिए, एकोर्न जो है ये बलूत का फल या ओक के पेड़ का छाल है। एकोर्न याद रखना होगा, एकोर्न जो है ये बलूत का फल या ओक के पेड़ का फल, माफ कीजिएगा फल है, छाल नहीं है, फल है। ठीक है, एकोर्न या बलूत का फल आमतौर पर एक लकड़ी के पात्र में होते हैं। ठीक है, तो ये था बलूत के बारे में। यहाँ पे इसके बाद देखिएगा कोला नट है। कोला नट क्या है? तो कोला नट जो है ये कोला के पेड़ या कोला एक्यूमिनाटा और कोला नाइटिडा का फल है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में कोला नट का जो पेड़ है ये पाया जाता है। कोला नट का पेड़ कहाँ पे पाया जाता है? तो पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद मैकाडेमिया की याद कीजिएगा। मैकाडेमिया जो है ये भी एक तरह का पेड़ है जो मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये प्रोटेसी परिवार का पेड़ है। ये प्रोटेसी परिवार का पेड़ है मैकाडेमिया। ठीक है, इसके अंदर 4 प्रजातियां पाई जाती है। इसके अंदर कितनी प्रजातियां पाई जाती है? तो 4 प्रजातियां पाई जाती है। 11 प्रश्न देखिए ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो इसका नाम हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा अरिकमेंदू। यहाँ पे ए ऑप्शन से हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? ए ऑप्शन से होगा अरिकमेंदू, जो मछली पकड़ने का उपनिवेश था। इसका उपयोग जो है प्राचीन भारत में रोमानों, देख सकते हैं, रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए किया जाता था। अरिकमेंदू। ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए। अरिकमेंदू जो है एक मछली पकड़ने का उपनिवेश है। इसका उपयोग प्राचीन भारत में किया जाता है बंदरगाह के रूप में व्यापार करने के लिए। अरिकमेंदू जो है ये भारत के स्थित एक पुरातत्व स्थल है। अरिकमेंदू इस बंदरगाह के द्वारा चीन, मालया और रोम के साथ व्यापार होता है। इस बंदरगाह के द्वारा चीन, मालया और रोम के साथ जो है मछली पकड़ने का व्यापार होता है। समझ गए? अगला प्रश्न देखेंगे, करंट अफेयर से प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को मुफ्त पर्यटक वीजा प्रदान किया? कौन सा देश है? तो उस देश का नाम हो जाएगा श्रीलंका। उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम श्रीलंका है। अगला प्रश्न देखिए, 13 प्रश्न है। उड़ीसा ने प्रत्येक ग्रामीण घर में 100% क्रियात्मक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन प्रदान करने के लिए ब्लैंक्स दिया गया है। डैश के लक्ष्य को पूरा करने का निर्धारित समय लिया है तो 2023 से लेकर 2024 तक उड़ीसा लिया है। कौन सा सरकार? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने 2023 से लेकर 2024 तक घरेलू नल के पानी के कनेक्शन को पूरी तरह से काम को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक निर्धारित समय लिया है। कौन कितना? तो 2023 से लेकर 2024 तक। समझ में आ गया? अब इसके बारे में समझ लीजिए। ये चीज़ तो पता चल गया जो उड़ीसा गवर्नमेंट है ये जो है, जबकि 29,749 स्कूल, 43,727 आंगनबाड़ी केंद्रों में पाइप से पानी की आपूर्ति प्रदान के लिए जो है 2021 से 22 जो है निर्धारित किया गया था। अब यहाँ पे जो घरेलू नल है, जल चालू कनेक्शन है, इसको उपलब्ध कराने के लिए 2023 से 24 का समय जो है निर्धारित किया गया। समझ में आ गया? उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे 14 प्रश्न है कि IQ एयर, इसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो उसका नाम है दिल्ली हो जाएगा। कौन सा शहर है? तो दिल्ली है।
यहाँ पे 15 प्रश्न है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का उदाहरण है? मोनोसैकेराइड का उदाहरण है तो देख सकते हैं फ्रक्टोज, इसके बाद सुक्रोज, स्टार्च और ग्लूकोज। तो मोनोसैकेराइड में आ जाएंगे फ्रक्टोज आएंगे और ग्लूकोज आएंगे। मोनोसैकेराइड में फ्रक्टोज और ग्लूकोज आ जाएंगे। यहाँ पे ए विकल्प बिल्कुल सही हो रहा है, ए और डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहे हैं। समझ गए? अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मोनो जो सैकराइड है ये सामान्यतः साधारण कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये प्रकृति में पाए जाने वाले मोनोसैकराइड ये 6 कार्बन परमाणु वाली शर्करा डी ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। C6H12O6 जो है ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है, इसका प्रमुख उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड से बनता है। सुक्रोज जो है डाइसैकेराइड, देख सकते हैं 2 मोनोसैकेराइड के संयोजन से मिलकर बनता है सुक्रोज। समझ में आ गया दोस्तों। और जो नेक्स्ट प्रश्न है 16 प्रश्न है ये कि जूनियर ब्रिज को किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्य ब्रिज घोषित किया गया है? तो इसका नाम हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। इसका नाम क्या है? लद्दाख हो जाएगा। तो आप सभी साथियों के लिए 16 प्रश्न लाए थे। कैसा लगा आज की क्लास आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।